आंखों में सितारों सी चमक आ गई। उसने उत्साह के साथ कहा, एक और पौराणिक औषधि! यह कितनी बड़ी बात है कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है। सच में यह औषधि मेरी औषधि से 10 गुना अधिक कारगर होनी चाहिए। इसकी गुणवत्ता और इसकी चमक बिल्कुल ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे यह एक दिव्य औषधि हो। वैशाली ने यह देखा कि चारों तरफ ऊंचाई पर खड़े लोग उस लेप को उत्साह और लालच से देख रहे थे। वह मुस्कुराई और सभी की तरफ देखते हुए बोली, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अनोखी नीलामी को। इसी के साथ ही उसने आगे कहा, न्यूनतम बोली 5000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों से होगी। हर बोली में कम से कम 100 पत्थरों की वृद्धि आवश्यक है। इतना सुनते ही एक आवाज गूंजी, 5300 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर। फिर दूसरी आवाज आई, 5700 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर। यह देखकर शिवांश अवाक रह गया। यह औषधि वास्तव में लोगों के लिए अपार लाभ देने वाली थी, क्योंकि यदि किसी का कोई अंग नष्ट हो जाए तो भी इंसान अपनी शक्ति के जरिए विभिन्न प्रकार के ऊर्जा हमले कर सकता था। लेकिन यह लेप अत्यंत दुर्लभ थी, क्योंकि इसके जरिए एक 6ठे स्तर तक के जानवर की अस्थि मज्जा तक को अवशोषित किया जा सकता था, और यह किसी भी अन्य औषधीय से कहीं अधिक प्रभावशाली था, क्योंकि इस प्रकार का लेप आज तक केवल एक उच्च स्तर के वैद्य द्वारा ही बनाया जा सकता था। और यहाँ तो एक पौराणिक औषधि का उल्लेख किया गया था, तो फिर कोई योद्धा इसे क्यों नहीं चाहेगा। तुरंत ही बोली 10,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों तक पहुंच गई थी। यह कोई साधारण कीमत नहीं थी, यह पिछली औषधि की तुलना में कई गुना अधिक बोली थी। जल्दी ही वहां चारों तरफ बोली का शोर गूंजने लगा। कुछ ऐसे भी योद्धा थे जो अपनी जीवन की पूरी जमा पूंजी इस पर लगा रहे थे। उन्हें किसी भी प्रकार का संशय नहीं था कि रेड ड्रैगन नीलामी घर इस औषधि के बारे में झूठ बोल रहा है, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि रेड ड्रैगन नीलामी घर सदैव उच्च मानक की वस्तुएं प्रस्तुत करता है। साथ ही यदि वे झूठ बोलते तो उनकी प्रतिष्ठा क्षण भर में नष्ट हो सकती थी, और रेड ड्रैगन नीलामी घर यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए सभी ने दिल खोलकर बोली लगाई। शिवांश बेहद खुश था। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि इन 2 औषधियों की कीमत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। जल्द ही इस लेप की कीमत 18,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों तक पहुंच गई। इसी के साथ बहुत से लोगों ने अब बोली लगाना बंद कर दिया। सभी कुछ हद तक निराश हो चुके थे। ठीक उसी समय राजवैद्य के कमरे से एक भारी आवाज गूंजी, 20,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आखिरकार 20,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर कोई साधारण रकम नहीं थी। इसकी कीमत तक सामान्य अधिकारी पहुंच भी नहीं सकते थे। लेकिन राजवैद्य ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी थी। हालांकि शिवांश ने फिर से वेदराज की बोली को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बोली लगा दी, 25,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर। यह सुनकर जैसे पूरे सभागार में हलचल मच गई। सभी की निगाहें कमरा नंबर 64 की ओर उठ गई। वेदराज इतना गुस्से में था कि उसका चेहरा लाल पड़ गया, मानो वह तुरंत फट पड़ेगा। लेकिन शिवांश को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए तो अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त करना ही मुख्य उद्देश्य था। शिवांश जानता था कि वेदराज जैसा व्यक्ति कभी भी उसे छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि शिवांश ने उसकी औषधि पर बोली लगाने की हिम्मत दिखाई थी, इसलिए वह बदला जरूर लेना चाहेगा। शिवांश को मालूम था कि जैसे ही वह बोली लगाएगा, वेदराज उस पर अपनी बोली बढ़ाएगा ही। इसी कारण वह पहले से ही वेदराज को पूरी तरह से कमजोर करना चाहता था। उसकी योजना साफ थी। जब असली औषधि आत्मा श्वास घास की नीलामी होगी, तब तक वेदराज के पास कोई धन न बचे। दूसरी ओर शिवांश को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आत्मा श्वास घास की कीमत कितनी चढ़ेगी। इसलिए वह जितना हो सके अपनी मौजूदा वस्तुओं की कीमत ऊंची कर देना चाहता था, ताकि अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके और उससे आत्मश्वास घास खरीद सके। आखिरकार उसके पास और कोई साधन बचा नहीं था। शिवांश को अभी आत्मश्वास घास की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने सीधे 5,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों की अतिरिक्त बोली बढ़ा दी। वेदराज बेहद गुस्से में थे। उन्होंने अपने दांत पीस ली और फिर जोर से चिल्लाए,
28,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर। उनकी आंखें टमटमा उठी। सभी लोग हैरान थे, क्योंकि वेदराज ने इतनी बड़ी बोली लगाई थी जिसे कोई साधारण योद्धा वहन नहीं कर सकता था। स्वयं वेदराज भी जानता था कि यह उसके पूरे जीवन में संचित धन का लगभग 3/4 भाग है। फिर भी वह इस लेप को किसी भी हाल में खरीदना चाहता था। उसकी बनाई हुई लेप, जिससे उसने धनंजय के शरीर में तेजस्विनी की अस्थि मज्जा को अवशोषित कराया था, उसमें कुछ दुष्प्रभाव रह गए थे। इसी कारण धनंजय को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। यदि वह इस लेप के जरिए उसका उपचार करता तो संभव था कि उसका पोता उन सभी विकारों से मुक्त हो जाता। हालांकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि धनंजय अब भी से मर चुका है। साथ ही इतनी महत्वपूर्ण औषधि का अध्ययन करना भी उसकी लालसा का हिस्सा था। आखिरकार एक वैद्य के लिए सबसे ऊंचा दर्जा किसी पौराणिक औषधि को पाना ही होता है। इसी कारण वेदराज अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगाने से भी पीछे नहीं हटा। हालांकि उसका धन लगभग समाप्त हो रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर शांति का भाव था। उसके पीछे खड़ा अधीनस्थ घबराते हुए बोला, मालिक, आप। यह सुनकर वेदराज ने उसे गहरी नजर से देखा और कहा, मैं जानता हूं यह मेरा पैसा नहीं है, लेकिन मैं बाद में इसकी कीमत चुका दूंगा। अब ज्यादा मत सोचो, अभी तक वह वस्तु आई नहीं है। जब वह वस्तु आएगी तब मैं उसे खरीद लूंगा। वास्तव में वेदराज जो धन अभी खर्च कर रहा था वह उसका अपना नहीं था। वह यहां किसी और के लिए वस्तु खरीदने आया था। यह रहस्य केवल उसी के सीने में दफन था। इधर शिवांश की भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि 28,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर कोई सामान्य रकम नहीं थी। इतनी बड़ी राशि से तो कोई एक विशाल शहर तक खरीद सकता था। वैशालीपुरम के एक वैद्य के पास इतनी धन संपत्ति होना साधारण बात नहीं थी। शिवांश ने धीमी आवाज में कहा, क्या इस व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति वास्तव में है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर उसने तुरंत आगे बढ़ते हुए अपनी बोली लगाई, 30,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर। यह आवाज गूंजी तो चारों तरफ मौत सी शांति छा गई। सभागार में जैसे समय थम गया हो। वेदराज अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आग थी। गुस्से से कांपती आवाज में वह गरजा, 32,000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर। यह सुनकर शिवांश ने आखिरकार एक गहरी सांस ली। वह अब और कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। वह जानता था कि यह कीमत उसके लिए पर्याप्त होनी चाहिए। आखिरकार कितनी कीमत उसके लिए पर्याप्त साबित होती, यही सोचते हुए शिवांश चुप हो गया। इधर वेदराज का गुस्सा और बढ़ चुका था। तभी पीछे से उसका एक अधीनस्थ वहां पहुंचा। यह वही था जिसे शिवांश के बारे में जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया था। जैसे ही वह करीब आया, वेदराज ने उसकी ओर घूरते हुए पूछा, जल्दी बताओ, कौन है वह और मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कैसे कर रहा है? क्या उसके पीछे कोई और है? वास्तव में वेदराज भीतर ही भीतर घबराया हुआ था, क्योंकि शिवांश ने जो बोलियां लगाई थीं, वह कोई सामान्य व्यक्ति कभी भी नहीं लगा सकता था। यही कारण था कि वेदराज ने अभी तक कोई सीधी कार्रवाई नहीं की थी। उस अधीनस्थ ने थोड़ा झुककर कहा, मालिक, इस व्यक्ति की पहचान बेहद संदिग्ध है। ये एक 17 उम्र का लड़का है जो हमेशा काले कपड़े पहनता है और अपना चेहरा छिपाए रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका नाम भी शिवांश है। ये सुनते ही वेदराज की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। उसने बुदबुदाते हुए कहा, क्या यह वही शिवांश हो सकता है जिसने धनंजय को गायब किया था? अधीनस्थ ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हो सकता है मालिक, लेकिन मैं इस बारे में पूरी तरह निश्चित नहीं हूं। यह सुनते ही वेदराज के चेहरे पर एक क्रूर भाव उतर आया। उसने गुस्से से कहा, अगर यह वही है तो उसे तुरंत पकड़ो। काले कपड़ों में खड़ा अधीनस्थ सावधानी से बोला, मालिक, क्षमा कीजिए, लेकिन हम अभी रेड ड्रैगन नीलामी घर में हैं। यहां पर कोई भी कदम उठाना ठीक नहीं होगा। आप कृपया धैर्य रखें। जल्द ही मैं उसे पकड़कर आपके सामने ले आऊंगा। वेदराज ने उसकी आंखों में घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, उसे लाना ही होगा। अगर तुम उसे नहीं ला पाए तो फिर लौट कर मत आना। अपनी जान देकर उसका हिसाब चुकाना। यह सुनकर अधीनस्थ ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का संदेह भी झलक रहा था। आखिरकार शिवांश तो बस एक छोटा सा लड़का था जिसके पास अनुभव की कमी थी, लेकिन उसकी पूछताछ के मुताबिक वह वास्तव में एक वैद्य था।
यही कारण था कि वह भीतर ही भीतर विचलित हो रहा था। और जहां तक इस लड़के की पहचान की बात थी, तो यह पूरी तरह शिवांश की गलती थी, क्योंकि उसने अपनी असली पहचान छिपाने की कोशिश ही नहीं की थी। आगे जाने के लिए सुनते रहिए योद्धा शिवांश।